स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की व्याकरण का बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्याकरण सुरभि। इस बुक के रचनाकार हैं श्रीमती ज्योति अग्रवाल, जिन्होंने प्रथम अध्याय का नाम दिया है वरदान समान भाषा का ज्ञान। ठीक, यानी कि इससे हमें भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, भाषा क्या है? वह साधन जिसके में ध्वनि और उनके चिन्ह द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। ठीक, ये भाषा कई प्रकार की है जो हमारे देश में प्रचलित है, जैसे अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश। हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में प्रचलित है। फ्रेंच, अरबी, जर्मन, ये सब जो है विश्व स्तर पर जो है प्रचलित भाषाएं हैं। उनमें से जो है सो कुछ ऐसे ही भी भाषा है जो हमारे राज्य में, हमारे भारत देश के 2800 राज्य में जो है प्रचलित है। 28 में से सबका अपना क्षेत्रीय, अपना राजकीय भाषा है, जैसे हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, ये सब जो है हमारे भारत देश में प्रचलित भाषाएं हैं। अब आगे देखते हैं मातृभाषा, वह भाषा जिसे शिशु सर्वप्रथम अपने माता पिता और पारिवारिक परिवेश से सीखता है। ठीक, जो बच्चे किसी घर में जन्म लेते हैं, जन्म के बाद अपने मम्मी पापा को जिस भाषा में बात करते हुए देखता है वो उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। चलिए अब आगे आते हैं राजभाषा। तो हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे देश का जो है राजभाषा के रूप में प्रचलित है। इसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जितने भी कार्यालय संबंधी, ऑफिस संबंधी कार्य हैं वो हमारे मुख्य रूप से राजभाषा में किया जाता है। चलिए आगे आते हैं कि भाषा के प्रकार। कि भाषा जो है सो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जिसे हम पढ़ते आए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन अब एक और भाषा का इसमें जुड़ाव हो गया है, सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम अभी जो नया भाषा है सांकेतिक भाषा, इसे हम जान लेते हैं। बाकी दोनों ये आसान है। सांकेतिक भाषा जिस भाषा को हम संकेत यानी इशारों में व्यक्त करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट को हम देखें, चाहे हम ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो उसके लाइट को देखें, या नहीं तो हम जो सड़क पर चल रहे हो तो उस पर के चिन्ह को देखें, सिंबल को देखें। ठीक है, तो इनकी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब आता है मौखिक भाषा, वह भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे माइक पर बोल करके या टेलीफोन पर बात करके जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसी बातों को जब हम किसी कागज पर लिख करके दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा की लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे गीता, हिंदी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। वही इंग्लिश जो है रोमन लिपि में लिखा गया है। तो लिपि समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला है व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या है? कि ये वो ग्रंथ है, वो पुस्तक है जिससे हमें शुद्ध पढ़ना लिखना, ठीक है, आए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर जो है दो पंक्तियां दी गई है, लड़का खाना खाती है, ठीक है, और इसमें लड़का खाना खाता है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें व्याकरण गलत प्रयोग किया गया है, इसमें सही व्याकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खाती लड़कियों के साथ होता है, जबकि यहाँ पर खाने वाला लड़का है, अर्थात यहाँ लड़का खाना खाती नहीं खाता है, ये होना चाहिए। अर्थात ये हमारा क्या है? सही है। तो इसी चीज की जानकारी हमें व्याकरण देती है। इसके बाद जो है सो हमें इन व्याकरण का अंग पढ़ना है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, व्याकरण का यह अंग वर्ण, उसके आकार, लिखने की विधि, उसके भेद और उच्चारण का ज्ञान कराता है। वर्ण क्या है? वर्ण क्या करता है? वर्ण व्याकरण का वह अंग है जो हमें लिखने, पढ़ने, ठीक है, उसके उच्चारण का ज्ञान कराता है। शब्द, जब हम दो वर्णों को
एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो उससे एक नया शब्द, उससे एक नया प्रकार, वर्णों का नया प्रकार बनता है जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसका एक उचित अर्थ होता है। अब आगे देखते हैं वाक्य। कई शब्दों के आपसी मेल से या कई शब्दों के आपस में मिलने से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक। चलिए, इस तरह से हमारा जो है यह अध्याय कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब हम इनमें जो है प्रश्न उत्तर दिया गया है जिसे कंप्लीट करना है हमें। तो जैसे कि भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। तो भाषा की आवश्यकता हम हमारे मन के विचार को व्यक्त करने के लिए होती है, तो इसी को लिख देना है। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमारे मन के विचार को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। इस तरह से भाषा की परिभाषा दीजिए। मातृभाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा क्या होता है, तो भाषा वह साधन है, यहाँ से लिखना है। ये हो गया आपका जो है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। मातृभाषा, तो मातृभाषा का जो है उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आपका हो गया 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। इस तरह से जो है जो छूटा हुआ है आप भी पढ़िए, आसानी से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब जो है हाईलाइटेड किया गया है, प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढ सकते हैं आप, आसानी से मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, खाली जगह को भरना है। जैसे डैश के द्वारा विचार का आदान प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तो भाषा के द्वारा। हम अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, तो भाषा के द्वारा। इस तरह से एक हम भर दिए हैं, बाकी छूटा हुआ आप पूर्ण कीजिए। अब आगे आते हैं, सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक। प्रश्न संख्या 3 का पहला है, भाषा के द्वारा अपने विचार को व्यक्त किया जाता है, क्या सही है, हाँ ये पूर्ण रूप से सही है, तो इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आपको भी पढ़ना है और उसके बाद इसका सही उत्तर लगाना है। जो सही होगा उसमें सही और जो गलत होगा उसे गलत। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जितने भी प्रश्न उत्तर के समान कुछ दिखाई देते हैं उसे याद करना है। जैसे भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, सभी की परिभाषाएं, लिपियां, इन सभी को आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए।